नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। आज के एपिसोड में अनकही बातें में हम बात कर रहे हैं लांजी पूर्व विधायक किशोर समरीते जी से। जानेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ अनकहे, अनसुने, अनदेखे पहलुओं को। किशोर समरीते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शुरुआत से आपके जीवन को समझने की कोशिश करें तो आपका जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ? देखिए, हमारा जो जन्म हुआ लांजी से 3 किलोमीटर दूर ग्राम शोगलपुर। हमारे दादा वहाँ पे किसान थे और हमारे फादर हमारे परिवार में पहले पढ़े लिखे व्यक्ति थे जो शिक्षक बने। और उस परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो शिक्षक का बेटा, जो यहाँ की राजनीति में अपने परिवेश से अलग हट के राजनीतिक जीवन में आया और अपना वहाँ पे पूर्व विधायक से मैंने शुरुआत की। प्रारंभिक स्टेज तो हमारी बड़ी ख़राब थी कि हमारे फादर 300 रुपये वेतन मिलता था। हमारे 5 भाई बहनों का परिवार हम लोग लांजी में रहते थे किराए के मकान में। और जिस गांव में हम लोग पले बड़े, उस गांव में सड़क भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, स्कूल भी ठीक नहीं था। जब मैंने राजनीतिक शुरुआत किया तो सबसे पहले अपने गांव में सड़क बनवाई। जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल की मरम्मत करवाई। वहाँ पे पीने का पानी नहीं था, उसके सामने ट्यूबवेल खुदवाया। और जिस गांव में बिजली नहीं थी वहाँ बिजली मैंने उसी गांव में लगवाई। तो वहाँ से मैंने उसकी शुरुआत की। दूसरा, लांजी क्षेत्र में जब हम एजुकेशन पूरा किए तो फिर उस दौर में वहाँ पे कॉलेज नहीं था। तो आप सोचो, बालाघाट ज़िले की राजनीति पे एक बड़ा सवाल है कि पूरे ज़िले में एक 50% आबादी महिलाओं की, पूरे ज़िले में एक कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय, पूरे ज़िले में एक। हमारे लांजी क्षेत्र में एक अकेला लांजी में कन्या विद्यालय था, स्कूल, हाई स्कूल, पूरे क्षेत्र में। और बीच में कोई स्कूल नहीं थे। तो कॉलेज के लिए मैंने आंदोलन शुरू किया। तो उस आंदोलन का परिणाम हुआ है कि लांजी के बाद बैहर और परसवाड़ा और कटंगी, ये सब कॉलेज फिर सरकार ने खोलना शुरू किया। डॉक्टर भी नहीं होते थे। आज भी लांजी में एक ही डॉक्टर है, उस दौर में भी एक ही डॉक्टर था। तो और बिजली का तो था ही नहीं पूरे लांजी क्षेत्र में। तो 172 का मैंने एक सब स्टेशन बनवाया। पहले हमारे यहाँ बालाघाट से लांजी बिजली आती थी लेकिन जब मैं एमएलए बना तो मैंने टावर लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट करवा के 172 का मैंने सब स्टेशन बनवाया। अब लांजी में बिजली का काफ़ी हद तक उसके बाद ये हुआ। तो दूसरा, लांजी क्षेत्र अब तो नक्सलवाद से है। 1990 तक तो नक्सलवाद नहीं था, लेकिन वहाँ की जो इकानमी थी फॉरेस्ट पे डिपेंड थी और एग्रीकल्चर पे। अब तो लांजी की जो इकानमी डबल हो गई मतलब हम लोग लांजी को अगर हम कहें कि भारत का सबसे रिच जो टाउन शिकागो, वाशिंगटन, उससे भी बड़ा, मतलब अमेरिका का डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया हमने लांजी में। लेकिन क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि वहाँ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी चरम सीमा पर रही। और लालच से, आपको पता होगा कि महाभारत को आपने कभी अध्ययन किया कि 100 कौरव और 5 पांडवों के बीच जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई रुक सकती थी। पांडव तो 5 गांव के लिए भी तैयार थे कि 5 गांव भी अगर उनको दुर्योधन दे देगा तो हम वो नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन लालच ने क्या किया कि महाभारत हो गई। युधिष्ठिर ने जुआ हुआ, अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गया। और वही हारी हुई पत्नी का युधिष्ठिर के भाई दुशासन ने चीरहरण किया। पत्नी का जो अपमान है, महिला का जो अपमान है, वो कहाँ लेके गया? लालच कहाँ लेके गया? कौरव पांडव की लड़ाई में हजारों राजा और हजारों राजवंश तबाह हो गए, थोड़ा सा हस्तिनापुर जीतने के लिए। वही स्थिति हमारे क्षेत्र में, थोड़े से लोग अमीर बनने के लिए, क्योंकि वहाँ की राजनीति जो है जातिवादी राजनीति है। कभी लोधी जीतता है, कभी मरार जीतता है, कभी पूरे ज़िले की स्थिति कम पवार जीतता है। लेकिन कभी कोई लोग बेरोजगारी की बात नहीं करते, कैसे इलाके को संपन्न बनाएंगे उस पर कोई बात नहीं करता। तो लोगों को लगा कि भाई ये कुछ लड़के हैं जो चीट फंड कंपनी, पूरे देश में याद होगा आपको 736 ज़िले हैं, 22 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, और हजारों करोड़, मतलब चीट फंड कंपनियां। आरबीआई ने जो नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अब तो बंद कर दिया उसको। तो सारे लोग जो चीट फंड कंपनियां बनाते थे, जनार्दन रेड्डी का आपने पढ़ा होगा इंटरव्यू कि इसने भी चीट फंड कंपनी काम किया, तो साउथ में बहुत चली। तो हजारों करोड़, अरबों करोड़ रुपए लोगों ने चीट फंड कंपनियों में निवेश किया। और 134 करोड़, मैं समझता हूँ 80 करोड़ लोग इससे शिकार हैं पूरे देश में। चूँकि इस पर सवाल इसलिए नहीं उठता कि सारे नेता उसके हिस्सेदार होते हैं। पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड लो, आज ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, लेकिन सर्वाधिक ममता बनर्जी के लोग शारदा चिट फंड के पैसों में चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखो, राम मंदिर की बात होती है, लेकिन
सहारा की बात नहीं होती। सुब्रतो राय ने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की जनता से लूटा, पूरे देश की जनता से लूटा, लेकिन सहारा का कोई मुद्दा बनता नहीं। लांजी क्षेत्र में आपने देखा होगा कि पूरे ज़िले में 5 लाख लोग इफेक्टेड है। 5 लाख लोगों ने हज़ारों एकड़ ज़मीन बेच दी, जेवर बेच दिया, बकरी बेच दी, गाय बेच दी। 16-17 ज़िले जो महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के, वहाँ के लोग 15 प्रभावित। नौजवान लड़कों को लगा कि अब काम नहीं मिल रहा है तो सबसे अच्छा काम है तो 10% ले लो। सारे नौजवान उस दिशा में लग गए। हज़ारों हथियार खरीद के ले आए, एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। जो एजेंट हैं वो छुपे छुपे फिर रहे हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे परेशान हैं। तो ये एक हवा चल गई कि डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है। कलेक्टर, एसपी, इनकी पहले जिम्मेदारी बनती थी कि इस तरह की जो अफवाहें हैं, यहाँ का जो अल्पपद अधिकारी, उसकी जिम्मेदारी थी कि जो सरकारी पैसा है जो जमा योजनाओं में जाना चाहिए, वो बैंकों से पैसा निकाल कहाँ जा रहा है। टीचर भी बैंक अपना सर्विस पे लोन ले लिया, पंचायत का सचिव भी सर्विस पे लोन ले लिया, फॉरेस्ट वाला भी लोन लिया, पुलिस वाले 2000 पुलिस वाले। पूरे देश में पुलिस के साथ ठगी मतलब भारत में सबसे बड़ी ठगी अगर पुलिस के साथ हुई तो लांजी में हुई है। पुलिस वाले दुनिया को पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पुलिस 2000 से ज़्यादा पुलिस वाले ठगी का शिकार हो गए। ये एक बड़ा यूनिक केस है, आपको बता रहा हूँ देश का। तो इस पूरे मामले में सरकार ने अपनी लापरवाही दिखाई। सरकार की लापरवाही से इतना बड़ा केस हुआ, कई हत्याएं हो रही है, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो एक बड़ा मैटर। तो मेरा ये बताने का मतलब कि एक इलाके का, जिस इलाके में मैं हूँ वो इलाका काफ़ी पीछे है, दुनिया से बहुत पीछे है, और मैं वहाँ पे राजनीति में आया। अभी हमारा पूरा जिला ही महिलाओं के सम्मान के मामले में हम लोग कमज़ोर हैं। अभी आपने संसद भवन में देखा होगा, शराब नीति पर बहस चल रही थी, तो पार्लियामेंट में जवाब दिया कि भारत में सबसे ज़्यादा विषैली शराब से मौत कहाँ हो रही है? मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करती है। 20 दिन पहले मैं तिहाड़ जेल में था, तो 20 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विषैली शराब से मौतें हो रही हैं। तो जो सरकार जनता को बचाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो उनके आर्टिकल 21 को लेकर जिम्मेदार नहीं है, तो इस सरकार पे क्या बोला। तो मेरा कहना है कि हम लोगों की जो शुरुआत है, मैं बेसिक स्टूडेंट लीडर था, टीचर का बेटा हूँ, तो मेरा जो सोच है यहाँ के नेताओं से डिफरेंट है। मैं ज़िले में जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि 9200 वर्ग किलोमीटर का ज़िला है, जो देश के गोवा और सिक्किम से भी बड़ा है, जो 2 राज्य हैं। दूसरा कतर से थोड़ा छोटा है। कतर में फीफा हो गया कि कतर की इकानमी क्या है? दिनार है, दुनिया की बड़ी इकानमी है। लेकिन हम 9200 वर्ग किलोमीटर में 18 लाख लोग, और हम पलायन पे हैं, हम गरीबी भुखमरी पे हैं। हमारे यहाँ आदिवासियों का पलायन हो रहा है, बसों में भर भर के उनकी तस्करी हो रही है। एक बड़ा इशू है जी। जी किशोर जी, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप छात्र नेता रहे हैं, राजनीति में रुझान कैसे हुआ? और आप बड़े क्रांतिकारी नेता के रूप में भी पहचाने जाते हैं, और साथ ही बहुत विवादित भी रहे हैं आप, तो ये पूरा कैसा घटनाक्रम रहा? देखिए, मैं आपसे बताऊं, दुनिया में 2 चीज़ें। पहला है चापलूसी करो, तो जब चापलूसी करोगे तो आपके कोई शत्रु नहीं है। जब औरंगजेब ने बादशाह शाहजहाँ का तख्ता पलट किया, जब मुमताज़ महल के मरने के बाद बादशाह शाहजहाँ ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके 20,000 मज़दूरों को 12 साल तक ताजमहल बनाने में लगाया, पूरा खजाना अस्त व्यस्त हो गया, उसके बेटे गलत दिशा में चले गए। तो औरंगजेब, थोड़ा उनका बेटा था, थोड़ा क्रांतिकारी था, और उसने सत्ता पलट किया। अपने पिताजी को उसने क्या किया, जेल में डाल दिया, और 4 चापलूस उसके पास खड़े कर दिया, और उनसे बोला कि मेरे पिताजी को एहसास नहीं होना चाहिए कि मैंने सत्ता पलट कर दिया हूँ, और उनको सिर्फ उनकी वीर गाथा सुनाते रहो। तो बादशाह शाहजहाँ एक बंद कमरे में थे, और 4 चापलूस बैठे रहते थे और सुनाते, बादशाह आपने वो लड़ाई लड़ी, मुमताज़ महल ने आपके साथ ये किया, वो क्या जलवे थे, सारे राजा ने आपके सामने हथियार डाल दिए थे। तो बादशाह शाहजहाँ को लगता था कि मैं आज भी बादशाह हूँ। उसे पता ही नहीं था कि मैं सत्ता से अलग हो चुका हूँ, मैं गुलाम हो चुका हूँ। तो सबसे आसान काम है चापलूसी करना, और सबसे मुश्किल काम है लोगों के हक अधिकार दिलाना। हक अधिकार में मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण, 5 पांडव पूरी दुनिया में सताए हुए थे। अगर श्री कृष्ण नहीं आते तो द्रौपदी का सम्मान नहीं बचता, और 5 पांडवों को उनका राज्य नहीं मिलता। आज़ाद भारत में अगर हम बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है, और गांधी जी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने
आज़ादी के अलावा देश के भीतर वो जातियाँ, वो तबका जो मानसिक गुलामी से ग्रसित था, जो सामंतवाद से ग्रसित था, जो असमानता से ग्रसित था और जिनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, उनके लिए अधिकार दिलाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश की राजनीति ने बहुत सम्मान नहीं किया। जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई तब बाबा साहब को भारत रत्न का अवार्ड मिला और वो जो दबा कुचला तबका है जो आज आया सामने आया। और अभी भी आप देखो कि हम भारत की आज़ादी की स्वर्ण जयंती मनाते हैं, 75 साल हो गए, लेकिन भारत में जो आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 समानता का अधिकार अभी भी नहीं है। जहाँ सामंतवादी व्यवस्था है वहाँ भी आप दलित समुदाय जो है घोड़े पे बैठ के बारात नहीं निकाल सकता है, नाच नहीं सकता। आप विवादित कैसे रहे इतना, ये मैं जानना चाह रही हूँ। मैं क्रांतिकारी भाव मैं जो आपसे बता रहा हूँ ना, तो वही तो आपसे बता रहा हूँ। तो जिस देश में, फिर मैं आपको बता, थोड़ा सा आप सुनो तो मैं जो आपको नई नई चीज़ बताऊँगा आपको। ये तो हो गया 1857 की क्रांति भारत में कहाँ पे फेल हुई जानते हो? मध्य प्रदेश में। सिंधिया परिवार ने झांसी की रानी के साथ धोखा किया, 1857 की क्रांति विफल हो गई, वो क्रांति खत्म हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट बनाया। 1857 की क्रांति के बाद पुलिस एक्ट बना 1861, कोई जानता नहीं है। वो पुलिस एक्ट भारत में उनको रूल करने के लिए एक संगठन की ज़रूरत थी, तो वो पुलिस एक्ट बना के उनने पुलिस अधिकारी तैनात किए जो गांव की जनता को रूल करते थे और उनसे उनको गलत काम करवाना था। तो उसमें 197 का उनको प्रिविलेज था कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी सीआरपीसी में। तो पुलिस तब से बेलगाम है, आज भी बेलगाम है। भारत में जो शासकीय प्रणाली है, शासन प्रणाली है, वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई, और ये जनता को न्याय देने वाली नहीं है, जनता का शोषण करने वाली है, जनता का साथ दुर्व्यवहार करने वाली। तो मैं लगातार देखते आ रहा। मेरे फादर जब टीचर थे तो मेरे फादर 300 रुपये महीने में हमारा परिवार चलता था। मैं बालाहाट पढ़ता था, तो मेरे फादर का ट्रांसफ़र कर दिया वाराणसी। पहले भी उनकी पोस्टिंग वाराणसी, दोबारा फिर कर दिया, तो हमारा परिवार 2 हिस्से में बट गया। हम लोग बेसिक एजुकेशन भी करने में हमारी पोजीशन ठीक नहीं थी। तो जिन लोगों ने किया, उस समय हमारे यहाँ पे थानेदारों का बड़ा वर्चस्व होता था, विधायकों का बड़ा वर्चस्व होता था। तो हम उसको मतलब उन सब चीज़ों से देख के कि भाई हमारा परिवार सफ़र कर रहा है और ये पॉलिटिक्स की वजह से कर रहा है। हमारे फादर थोड़े तेज़ थे, तो मुझे लगा कि इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं सेना में गया एग्ज़ाम देने के लिए, तो सेना में जो भर्ती ऑफिसर था उसका भी जो बिहेव था बदतमीजी के अलावा कुछ नहीं। तो मुझे लगा कि ये कोई सिस्टम पब्लिक का सम्मान ही नहीं करता, जबकि सबके जेब में पैसा कहाँ जा रहा है? पब्लिक का। तो मुझे लगा कि इनको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं अभी राजनीति में आया तो पहली बार तो मैं जीत गया, लेकिन लोगों ने देखा जब 11 महीने में विधायक बना तो लोगों ने बोला कि भाई कांच बंद करके चलता है, हाथ नहीं मिलाता, नमस्कार नहीं करता। तो मुझे लगा कि ये तो अजीब लोग हैं। टीम में जब आप कैप्टन बनो तो कैप्टन और जो आखिरी 11 नंबर का खिलाड़ी है, अगर वो उम्मीद करे कि कैप्टन मुझे प्रणाम करे या कैप्टन मेरे कहने पर चले, तो संभव नहीं है ना। इसी गाड़ी में आप कांच खुला करके कैसे चलोगे, मुझे बताओ। तो मैंने उस दौर में, आपको नहीं पता, जब मैंने राजनीति की बालाहाट में शुरुआत किया तो उस समय विधायक मोटरसाइकिल में घूमते थे, राजदूत में बैठते थे, आधा मिट्टी तेल आधा पेट्रोल चलाते थे, मुंह में बीड़ी फंसाते थे और चलते थे। मैंने सफारी ले आया। गनमैन जो इनको मिलते थे विधायकों को, उससे अपने घर में ये बैलगाड़ी करवाते थे, गाय हटवाते थे, खेतों में परा लगवाते थे। उन गनमैनों को जब मैंने कार्बाइन लेके अपनी गाड़ी में रखा तो उन्होंने बोला, अरे ये तो उत्तर प्रदेश बना देगा, बिहार बना देगा लानी को। ये तो माफिया है। तो मैंने लोगों को बदलने का, मैंने दिखाया विधायक कितना ताकतवर होता है। विधानसभा में चूँकि मैं छात्र राजनीति में था और मुझे मालूम है कैसे लड़ना है, कैसे सिस्टम को। मैंने 3 बार प्रिविलेज लिया है विधानसभा में चीफ सेक्रेटरी के अगेंस्ट, क्योंकि प्रशासनिक प्रमुख एमपी का चीफ सेक्रेटरी होता है। तो प्रिविलेज जब आया तो उसको लगा कि ये विधायक बहुत तेज है, इसके इलाके में काम करो। तो फिर मेरे इलाके में काम होना शुरू। मेरे यहाँ नावें चलती थी, नाव पलट के लोग मरते थे, उससे मुक्ति हुई। सारी नदियों में पुलिये बने। बैलगाड़ी से मैं विधानसभा जाता था कि मेरे यहाँ सड़क नहीं है। तो LEW में 1990 की योजना, आप सोचो, लेफ्टिस्ट इंटीग्रेटेड वर्क्स, लांजी क्षेत्र नक्सल प्रभावित। 2006-07 में जब मैं MLA बना, तब जाके वहाँ पे 288 किलोमीटर दूर सड़क बनी है। बालाहाट से लांजी, आमगांव, लांजी से खैरागढ़, लांजी से साले टेकरी, बैयर, मलाजखंड, लामता।
जी। ये पूरी सड़क किशोर समृद्धि की है। मतलब क्रांति करने का ये फायदा हुआ। नहीं, क्रांति नहीं, आपको कहीं भी आपको लड़ना है, जंगल में चुनाव होगा, शेर जीतेगा, सांवर जीतेगा, सुअर जीतेगा। शेर तो अपनी हिम्मत से वहाँ का राजा होता है, जी। अपनी अकल से राजा। जंगल में चुनाव होता तो शेर कभी नहीं जीतता, जंगल का राजा नहीं होता। शेर और हाथी की लड़ाई आपने देखा, जब हाथी और शेर की लड़ाई होती है, हाथी शेर कितना बड़ा होता है, छोटा होता है, हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन जो शेर के हौसले हैं वो हाथी को भागने और झुकने मजबूर कर देते हैं। तो पूरी दुनिया की जो लड़ाई है वो हौसले की लड़ाई है। यदि आपके हौसले हैं तो आप जीतोगे। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कायरों की फौज ने, इतिहास आप पढ़ा है, कभी कोई किला नहीं जीता, लेकिन बालाहाट जिले के तमाम किलों पे कायर राजा बैठे हुए हैं जिनने कभी लड़ा नहीं, लेकिन वो किले के राजा हैं। तो इसका नुकसान है कि जब वो ये वोट लेते हैं ना, वोट लेते तक ये जनता के लोग हैं, लेकिन जब ये नेता बनते हैं तो फिर अधिकारियों के साथ मिलके शामिल होके और जनता को लूटते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस जिले का। अभी चिट फंड कंपनी में आप देखो, रामकिशोर कावरे सरकार का मंत्री है, उसके लोग जाके लांजी में चिट फंड कंपनी वालों को ऊपर अटैक करके लूटने लगे। बदनामी किसकी हुई? रामकिशोर कावरे को पैसा मिला नहीं मिला मुझे नहीं मतलब है, कि आपके बंदे, आपको नियंत्रित करना चाहिए कि इतने बड़े मामले में जहाँ हज़ारों लाखों लोग फंसे हैं, अगर आप इस तरह का काम करोगे तो आप थोड़ी चुनाव जीतोगे। लांजी में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, आपके गांव में सब कुछ हो रहा है, आपकी मॉरल ड्यूटी क्या है? आप सरकार के लोग हो। मैं नहीं कहता कि आपका क्या लेन देन है, मुझे नहीं पता, आपके गांव में हो रहा है तो लोग आपको क्या बोलेंगे। अब भटेरे जी के गांव का लोग बालाहाट में पत्रकार बोलते हैं कि वहाँ 2 ही लोग रहते हैं, एक भटेरे दूसरा लुटेरे। तो अब ये एक नया नारा आ गया। तो मेरा कहना, आपके गांव का भी सम्मान खत्म होता है। हिना कावरे वहाँ के लोकल एमएलए, उसके 10 कार्यकर्ता इस चिट फंड में शामिल हैं। हमारा नहीं कहना कि हिना कावरे ने पैसे खाए, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है? जिन जनता की वोटों से आप चुनाव जीतते हो, अगर वो जनता आपके सामने लूटी जा रही है तो जिम्मेदार कौन है? जी। है ना? हम नहीं बोलते कि आपका भाई तुम लड़की हो, तुम्हारी क्या समझ है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके कार्यकर्ता कोई 1500 करोड़ में शामिल है, कोई 300 करोड़ में, कोई 200 करोड़ में। तो ये सब चीज़ों पे आपको रोकना चाहिए ना। आप समाज का लीडरशिप कर रहे हो, समाज को आप एक नई दिशा देने के लिए आप आए हो, और अगर समाज इस तरफ जा रहा है तो कौन गुनहगार होगा? आप महिला नेता हो, उसके कार्यकाल में 12 साल की बच्ची, एक आदिवासी बच्ची, सही की गांव में बच्चे को जन्म दे दिया 6वीं साल की। कितनी गंभीर बात है। अब वो तो माना समाज के लोग हैं जिन्होंने उस बच्चे को जो पैदा हुआ उसको पाला। जो गुनहगार है वो किसी समुदाय का, वो मुझे नहीं मतलब है। आपकी क्या ड्यूटी है कि बच्चियों का शोषण होना चाहिए, बच्चों को बचाना चाहिए, है ना? उसके बाद फिर भी मैंने ये काम किया, अरे तुम एक बच्ची, महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो। स्व सहायता समूह की सारी महिलाएं लूटी जा रही है, आंगनवाड़ी की सारी महिलाओं का शोषण हो रहा है, नर्सों की स्थिति खराब है। तो कम से कम महिलाओं को तो बचाओ। आपकी पहली ड्यूटी है। अगर पुरुष के लिए जो 2 नेता 4 नेता बैठे हैं, तो महिला के लिए तुम अकेले हो, तो महिलाएं तो सुरक्षित हो। तो ये क्रांतिकारी बोलने का मतलब है कि हम आंखों के सामने देखते हैं, और जो चीज़ देखते हैं तो उसके खिलाफ गुस्सा आता है, लोग उसी को क्रांति समझते हैं। क्रांति नहीं है, ये शोषण और अत्याचार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ है। जी। ये जो सेंट्रल विस्टा का हालिया मामला हमें देखने को मिला कि आपने चेतावनी दी कि आप सेंट्रल विस्टा में बम से अटैक कर देंगे, ऐसी क्या डिमांड रही आपकी और क्या कुछ परिणाम इसके मिले आपको? देखिए, 275 साल के राजनीतिक इतिहास में भगत सिंह जी ने लाहौर असेंबली में बम डाला, उसमें कोई मरा नहीं। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। शहीद आजम, भारत में बड़ा सम्मान है भगत सिंह जी का, और उनके गुरु का भी बड़ा सम्मान है, वो बड़े क्रांतिकारी थे। और दूसरा, जॉर्ज फर्नांडिस साहब जिनने बड़ौदा डायनामाइट केस किया, उनने भी संसद भवन को उड़ाने की बात की। तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में वो चुनाव जीत के आए थे, तो उनका तो केस विड्रॉ हुआ। तीसरा, अफजल गुरु अटल जी के शासन में जिनने संसद भवन पर अटैक करवाया, उसके मास्टरमाइंड थे, उनको फांसी हुई। सर्वाधिक 275 साल में किशोर समृद्धि है जो बेल आउट हुआ, बाकी आज तक कोई नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि हम ये लोकल एमएलए थे, एक्स एमएलए। दूसरा, हमारी पब्लिक डिमांड का मतलब 70 हमारी मांगे थी, जिसमें हमारा कि इस देश का सामाजिक बदलाव होना चाहिए, राजनीतिक बदलाव होना चाहिए, आर्थिक बदलाव होना चाहिए, भूमि सुधार होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, महंगाई ठीक होना चाहिए। और सेंट्रल विस्टा नहीं है हमारा टारगेट। हमारा टारगेट ये था
कि हम संसद भवन को, संसद है ना नया और पुराना, संसद भवन की बात, सेंट्रल विस्टा से कोई मतलब नहीं। सेंट्रल विस्टा तो एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत सारे सचिवालय और ये और वो सब है। सेंट्रल विस्टा जो नया बिल्डिंग है उसका नाम है। सवाल ये है कि जो संसद 100 दिन चलना चाहिए वो 30 दिन में नहीं चलती। जिस संसद भवन में गरीबों की आवाज़ उठना चाहिए, बेरोजगारों की बात उठना चाहिए, वहाँ कोई बात नहीं उठती। और ये जो सरकार है ये सरकार भी नौकरशाहों के इशारे पे चल रही है। पूरे नौकरशाह और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, इनका एक सिंडिकेट बन गया। मतलब ये समझो कि 200 साल जैसे इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम किया, वही काम अब मोदी एंड कंपनी कर रही है। तो मोदी तो जन नेता था ना, छोटे गरीबी से शुरू हुआ, तो उसकी तो आवाज़, उसको बेहतर दिशा में काम करना चाहिए। और आप अंग्रेज़ों की तरफ बात करो तो फिर अच्छा थोड़ी है, तो उसके खिलाफ तो आवाज़ उठेगी। एक चीज़ और मैं जानना चाह रही थी कि जिस तरह आपने कहा कि आपने पूरे संसद भवन पर अटैक की बात कही, मतलब ये चेतावनी देने जैसा था। आपको नहीं लगता कि ये हम नेगेटिव तरीके से अपने हक अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें एक नकारात्मकता और एक आपराधिकता का भाव भी छलकता है। देखिए साहब, दुनिया में, मैंने फिर आपसे बोला कि कायरों की फौज ने कोई किला नहीं जीता। दूसरी बात मैंने फिर बोला था कि अल्बर्ट नोबल डेनमार्क का था जिसने डायनामाइट की खोज की है, जिसने कहा था कि पूरी दुनिया में विध्वंस के बाद ही शांति आती है। ठीक है, मैं तो नेगेटिव हूँ, आपने बोल दिया नेगेटिव है। इस देश में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, इनने क्या किया जानते हो? इनने बाबरी विध्वंस किया है ना। बाबरी विध्वंस में एक कमीशन बैठा, ठीक है, उसमें तमाम लोग उसके लिए जिम्मेदार पाए गए। 20,000 से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम मारे गए। और लिब्रान कमीशन बैठा उसमें, वो लोग इस देश की कुर्सी पे काबिज हैं। इसी देश में इंदिरा जी की हत्या हुई 84 में, सिख दंगे भी है, 7 से 8 हज़ार सिखों को मारा गया, जिंदा जलाया गया। वो लोग भी इस देश में एसपीजी कौर में इस देश की सत्ता में बैठे। राजीव जी की हत्या हुई, राजीव जी की हत्या के बाद 30,000 से ज़्यादा तमिल श्रीलंका से लेकर तमिलनाडु तक मारे गए। प्रभाकरण की माँ, जब ऑपरेशन अमेरिका ने वहाँ पे राजपक्षे के साथ मिलके जो ऑपरेशन किया लिट्टे का, उसमें जब प्रभाकरण के 7 साल के बेटे को मार दिया, प्रभाकरण की माँ जब इंडिया इलाज करने आए तो सोनिया जी और क्या नाम, आज सोनिया जी ने उनके जो लोग हैं उनको माफ़ करने की बात किया, लेकिन उसी सोनिया ने जो इसकी प्रभाकरण की माँ है उसको भारत में इलाज कराना मना कर दिया, उसका प्लेन वापस कर दिया। तो मेरा कहना है ये सब लोग भी सत्ता में काबिज है। दूसरा, देश के भीतर आप पूरी दुनिया में आप देखो, किसी दुनिया में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आदमी की हत्या के बाद नहीं है। भारत में नक्सलवाद, उग्रवाद के नाम पे हज़ारों लोगों को मार के और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे रहे हो। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन दुनिया में देखो ना, ब्रिटेन, जो ब्रिटेन ने यह शासन किया उसके यहाँ पे आउट ऑफ टर्न नहीं है। जो अमेरिका दुनिया में अटैक करता है उसके यहाँ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं है। रशिया में नहीं आउट ऑफ टर्न, चाइना में नहीं है आउट ऑफ टर्न। तो आउट ऑफ टर्न आप इंडिया में क्यों दे रहे हो? भाई आपका नागरिक है, यहाँ डेमोक्रेसी है, आपकी चुनी हुई सरकार है, आपके चुने हुए लोगों के कोई रिश्तेदार भी नक्सलवादी हो सकते हैं। भाई सेपरेशन की मांग किसी में भी, जैसे JNK में बहुत से लोग जो कश्मीर के साथ नहीं चाहते। तो मेरा कहना है, कश्मीर आप भारत का अभिन्न अंग बोलते हो, तो इस देश में 14 राष्ट्रीय भाषा है, तो एक 15वीं राष्ट्रीय भाषा बनाओ ना कश्मीरी। कश्मीर भारत की राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, तब तो कश्मीर आपका अंग होगा। तो कश्मीर पे जो सेपरेशन की बात है वो तो आपने लागू, उसको कहीं ना कहीं से भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से आपको मिलाना पड़ेगा ना। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं इस देश में। तो आपने बोला इसमें नेगेटिविटी नहीं है। आप लड़ोगे नहीं तो कौन आपकी सुनेगा? अब किसान आंदोलन चला, 1.5 साल चला, जिन बिलों को मोदी सरकार ने लेके आया, लास्ट में विड्रा किया, और जिन किसानों के ऊपर मुकदमा बना है वो भी विड्रा हुए। CAA NRC सरकार ने, अभी देखो 11 साल हो गए जनगणना नहीं हुई, सिर्फ CAA और NRC की वजह से पूरे सड़कों पे विरोध हुआ, लोग उतरे। तो डेमोक्रेसी में अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपका सुनेगा नहीं। बालाघाट ज़िले में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी वीक है। जी किशोर जी, बहुत संक्षिप्त में, अब चूंकि हमारे एपिसोड का टाइम बहुत सीमित है, तो अब कुछ चंद सवाल हैं आपसे। और ये कि अब ये तो राजनीतिक हम आपका व्यक्तित्व समझ गए, व्यक्तिगत तौर पर समझें तो जब खाली समय होता है क्या करना आप पसंद करते हैं? देखिए, मैं तो मेरे दिमाग में रहता है, मैं सोचते रहता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। दूसरा, मुझे पराजय बिल्कुल पसंद नहीं है ना। और मेरा जो है कि दुनिया में अगर आपको जीना है तो आक्रामक, सिकंदर ने देखो 32 साल में पूरी दुनिया जीत ली है। तो मैं बहुत तरीके से काम करना चाहता हूँ। मेरा ज़्यादातर कोशिश होती है कि मेरा जो लाइफ है, मैंने शादी नहीं किया,
तो ज़्यादातर मैं लोक सेवा करूं, जन सेवा करूं। लेकिन मेरे पास आपको पता होगा कि संसाधनों से विहीन व्यक्ति दुनिया में कोई युद्ध नहीं जीत सकता। मेरे खिलाफ भाजपा और कांग्रेस जैसे ताकतवर लोग खड़े हैं, उनके छोटे छोटे नुमाइंदे मुझे चुनाव हरा देते हैं। तो ये मेरी कमी है, क्योंकि मेरे पास संसाधनों की कमी है। दूसरा, मेरा जो सोच है लोगों को लूटने का नहीं है। आज भी मैं टूटे घर में रहता हूँ। लोग कई तरह के आरोप लगाए। सीबीआई ने कई बार मेरे घर में छापा मारे। अभी भी तो जिस एजेंसी ने मेरे यहाँ इंक्वायरी की, सीबीआई, एनआईए, दिल्ली क्राइम ब्रांच, आईबी, 4 लोगों का मेरे खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चला। तो मुझे लगता है कि देश में बहुत कुछ ईमानदारी से किया जा सकता है। थोड़ी बहुत दाल रोटी सबको लगती है, लेकिन लूट अच्छी नहीं होती है। तो सरकारी खजानों पे आपकी नज़र नहीं होना चाहिए। लोगों के उनको राइट्स मिलना चाहिए। सबके घरों में लोग होते हैं, उनका भविष्य होता है, उनका अपना सोच होता है, तो उनके जो हक अधिकार है उनको मिलना चाहिए। परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी बार बार आप पर आरोप लगता रहा है कि आपने अपनी माताश्री को चुनाव लड़ाया, फिर अपने भाई को आपने राजनीति में आगे लाया। तो ऐसा नहीं लगता कि हम भी उसी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर कांग्रेस चली? देखिए, एक बात सुनो। भगवान राम जब अमेरिका श्रीलंका पे युद्ध लड़ा है ना, तो श्रीलंका में जब युद्ध लड़ा तो जीत गए, लेकिन उनने हनुमान जी को ले आया था, विभीषण को नहीं लाया शपथ ग्रहण में। क्योंकि उसने देखा कि विभीषण जो है, अगर इसको ला लूँगा तो इस देश में जो गद्दार होते हैं उनको सम्मान करने लगेगा। तो भारत की ज़मीन पे जयचंद, मीर जाफ़र और विभीषण, ये नाम भी नहीं रखे जाते, इनका रिस्पेक्ट भी नहीं किया जाता है। दूसरा, रामचंद्र जी ने सबसे ज़्यादा अपने उसमें कहा, लक्ष्मण से भी ज़्यादा किसको महत्व दिया? अपने भाई को, भरत को, क्योंकि भरत उनकी नीतियों में चलता था। मेरे पास चूँकि मैं राजनीति में जस्ट ऊपर आया था और मेरे साथ वो तमाम लोग थे जिनको राजनीतिक समझ की कमी थी। अगर मैं उन्हें आगे बढ़ाता तो क्या होता जानते हो? कि उनकी नज़र खजाने पे होती, क्योंकि वो भूखे प्यासे लोग थे। भाई को मैं रोक सकता था, और मेरा तो 11 महीने का कार्यकाल था। उसके बाद सरकार ने मुझ पर बैन लगा दिया। लांजी मुख्यालय में मदर को बिठाने का ये कारण था कि कम से कम मदर बेईमान नहीं होगी, सरकारी खजाने के प्रति बेईमान नहीं होगी, जनता का लूट नहीं होगी। तो मैं तो एक पारी भी नहीं खेल पाया ना राजनीति में, तो मुझ पे क्या परिवारवाद का आरोप लगा? और जिनके परिवार हैं वो जाने, उनका वो भी आप देखो, जनता लगातार गरीब होती गई और वो सारे नेता अमीर होते गए। जवाब आपको देना है। हम तो गरीब हैं, हम तो अपने यहाँ की जनता से भी गरीब हैं, तो हमें, हमारे ऊपर ये सब चीज़ का आरोप का कोई मतलब नहीं। भारतीय राजनीति को अब किस तरह से आप देखते हैं आने वाले समय में, और आपकी क्या कुछ कार्य योजना है, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय राजनीति पे एक बात बोलूँ आपको, कि अब भारतीय राजनीति जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था नाम की रहेगी। भारतीय राजनीति जो है हाइब्रिड पॉलिटिक्स हो गई। मतलब तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है कंपनी बन गई है, और उनके जो अध्यक्ष होते थे, जो पहले अध्यक्ष होते थे लोकतांत्रिक, वो एक्चुअल में सीईओ हो गए। और सारी पार्टियों ने एक सरकारी खजाने को लूटो, कुर्सी पे बैठो, उसके बाद में जो लूटा उसको वहाँ जमा कर दो। तो इससे आप सोचो कि इन राजनीतिक दलों से कुछ फ़ायदा होने वाला? बिल्कुल आपको नहीं होने वाला। ये तमाम जो दल हैं जन भावनाओं से अलग हटकर काम कर रहे हैं। इनको तो अभी तक आप देखो, इस देश की पूरी दुनिया में, हम बोले ट्रिलियन, इसकी बात कर रहे हैं हम, ट्रिलियन इकोनॉमी की, चाइना आपको गिनता ही नहीं है, जर्मनी, फ्रांस तो आपको गिनते ही नहीं है, अमेरिका, रशिया तो बहुत दूर की बात। अभी मैं देख रहा था कि हमारे देश की जो राजनीति में यूक्रेन पे भारत बात कर रहा है। आपके कश्मीर में कोई आपसे बात नहीं कर रहा, आप यूक्रेन में बात कर रहे हो। आपसे कश्मीर विवाद तो हल नहीं हो रहा है, आपसे अरुणाचल तो हल नहीं हो रहा है। भाई, मैंने वही बात कहा कि हमारी देश की संयुक्त राष्ट्र संघ से आप मदद लो, विश्व बैंक से लो, कि हमारे देश की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होना चाहिए, ताकि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे। भाई, आप देखो कश्मीर में आपका क्या था? कश्मीर में सेपरेशन पे आधा कश्मीर वहाँ चला गया। लेकिन मालदीव जो हमारा पार्ट है, मालदीव हमसे अलग है, सेपरेट कंट्री है, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन करती है? इंडियन आर्मी करती है। ठीक है। तो आप कई मुद्दों पे कमज़ोर हो। अभी हमको अपने देश का रूरल एरिया, 736 जिले, 22 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको हर एंगल पे अपने देश को बड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ के एजुकेशन से लेकर हेल्थ सिस्टम तक आपको मजबूत करना है। हमको अभी दुनिया में बहुत कुछ करना है। आप यूक्रेन पे बात कर रहे हो, अभी आपके तो जो ज़मीनी मुद्दे ज़मीनी मुद्दे, आपको इस देश में पेंशन की बात करें तो पेंशन तो आखिरी समय में सहारा होता है। मेरा तो कहना, पूरे देश में केंद्र सरकार को पेंशन ख़त्म करने का काम किसने किया? पी चिदम्बरम ने, मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस ने। अभी वही कांग्रेस सरकार पेंशन की बात कर रही है। मेरा कहना, केंद्र की जितनी सरकार, राज्य की सरकार है, पूरा का पूरा लोगों को पेंशन देना चाहिए। और महिलाओं पे, बच्चों पे, सरकार के बेरोजगारों को यदि आप नौकरी नहीं दे रहे हो तो उनको बेरोजगारी भत्ता दो।
हमारे यहाँ जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, विदेशों में पढ़ना चाहते हैं, उनको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप दो, जो दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं उनको नेशनल स्कॉलरशिप दो। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार में बड़ी कमियाँ अभी जी। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे लांजी पूर्व विधायक किशोर समरीते जी से, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कुछ ख़ास बातें हमसे साझा की। किशोर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, अपनी कीमती विचार हमसे साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट की अनकही बातें। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, देखने के लिए आपको करना होगा इंतज़ार अगले रविवार रात 8 बजे तक का। अब दीजिए अनुमति माधुरी कटरे ब्रह्म को। नमस्कार।